सियासत में कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होती है। तो अगर यही सिनारियो रिपीट हो जाए जो पिछली बार हुआ था और 55.57 वोट मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी के ऊपर तो बुलडोजर चल जाएगा। अब आप देखिए कि सुबह से शाम तक हमारा मीडिया मोदी जी को दिखाता है, G20 के पोस्टर सारी दुनिया में लगे हुए हैं और उठते बैठते मोदी मोदी होता है। इसके बावजूद अगर 41.5% लोग ये बोलते हैं कि हम उनको दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहते। 2 जुलाई को महाराष्ट्र में आए पॉलिटिकल अर्थक्वेक के बाद अब बहुत कुछ साफ हो चुका है। कहा जाता था कि इस पूरे खेल के पीछे शरद पवार खुद हैं, लेकिन एक दिन बाद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के विरुद्ध उन्होंने जो कार्रवाई की, उससे ये लोगों के सामने आ गया कि वह इस पूरे खेल में तो थे ही नहीं, बल्कि उनको इसकी कोई भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो पूरे देश की राजनीति पर एक पकड़ रखता हो, उस पर अपनी निगाह रखता हो, उसके नब्ज पर अपने हाथ रखता हो, वो अपनी पार्टी के भीतर जलने वाली इस चिंगारी और आने वाले इस अर्थक्वेक से अज्ञान था, उसको इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी, ये मानना जरा थोड़ा सा कठिन लगता है। तो क्या ये शरद पवार का कोई खेल है या बीजेपी का ही कोई दाव था? यह जानने के लिए आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास। डॉक्टर सलीम खान साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि वह न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखने के अलावा एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। वो बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और देश की राजनीति का बहुत अच्छी समझ रखते हैं और उसका बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अजित पवार ने ये जो बगावत की है, क्या यह कोई शरद पवार का कोई खेल है या यह शरद पवार को कमजोर करने की बीजेपी की कोई चाल है? देखिए, अब किसी भी पार्टी में बगावत होती है, जैसे शिवसेना में बगावत हुई अभी इससे पहले 1 साल पहले, तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि क्या ये उद्धव ठाकरे का कोई खेल है या बीजेपी की कोई साजिश है। इसलिए कि सारे लोगों को ये बात मालूम था कि उद्धव ठाकरे जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसमें वो इस तरह की कोई साजिश नहीं कर सकते। लेकिन शरद पवार का मामला ऐसा है कि वो हमेशा मिली-जुली बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों का दिमाग अगर वो नहीं भी कोई साजिश करे, तब भी उसकी तरफ चला जाता है। इसके मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर जब इससे पहले अजित पवार ने जो है वो शपथ ग्रहण किया था सुबह 5 बजे, उसके बाद वो पलट के चले गए। तो उसके बाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि अजित पवार के मामले में शरद पवार ने हमारे साथ धोखा किया। उनको ये पता था कि वो जो है वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन ये कि उन्होंने हमारे साथ डबल क्रॉस किया। तो जब ये आरोप लगाया गया शरद पवार पर, तो शरद पवार ने जो जवाब दिया आप उस पर जरा सा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मैंने एक गुगली फेंका और उस पर ये जो है फडणवीस बोल्ड हो गए। अब इस जवाब का क्या मतलब निकालेगा एक आदमी? अगर आप इसको ये बोले कि तंज है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये उसके ऊपर कोई सटायर नहीं, अगर ये सीरियस बयान है, तो इसका मतलब ये है कि शरद पवार ने ये बात मान लिया कि ये उन्होंने भेजा। इसी तरह से आप ये देखें कि जब राफेल पे हमला हो रहा था, राफेल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पे, तो शरद पवार ने कह दिया था कि हम प्राइम मिनिस्टर की इंटीग्रिटी पे शक नहीं कर सकते। हालांकि वो इतनी बड़ी हवा थी कि ऐसा लगता था कि उस पर जो है वो अगला इलेक्शन बीजेपी हार जाएगी। अभी भी जब अडानी का मामला बहुत जोरों शोर से उठा, तो लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए वो पार्लियामेंट जेपीसी होनी चाहिए। तो शरद पवार साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं, जेपीसी की जरूरत नहीं है, वो जो है वो जो दूसरे तरीके से इसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की जो कमेटी है वो काफी है। और उसके बाद वो अडानी से मिलने भी चले गए और अडानी ने जाके उनके यहाँ, तो मतलब ये कि जो प्रेशर बिल्टअप होता है बीजेपी के खिलाफ, उसमें उसको शरद पवार के कहीं ना कहीं जाके, हाँ, तो चूंकि वो इस तरह का मामला करते रहे हैं,
उनकी बातें इस तरह की आती रही हैं, इसलिए लोगों को ये शक होता है कि कहीं ये खुद उनकी साजिश तो नहीं है। जी, बिल्कुल सही। लेकिन ये बताइए कि अगर शरद पवार एक तरफ कहीं न कहीं बीजेपी का समर्थन करते हैं या बीजेपी जब किसी बुरे हालत में आ जाती है, तो शरद पवार कोई ऐसा उनका उनका बयान, कोई ऐसा उनका वक्तव्य सामने आ जाता है जिससे बीजेपी को थोड़ी राहत मिल जाती है। तो ऐसी हालत में अगर अजित पवार ने अपनी पार्टी को तोड़ करके बगावत की और बीजेपी के साथ जा मिले और डीसीएम का उन्होंने पद भी ले लिया, तो इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि इसमें बीजेपी का कोई ऐसा चाल रहा होगा कि वो शरद पवार को कमजोर करे, जबकि एक तरफ शरद पवार से उसको फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ वो शरद पवार को कमजोर क्यों करेगी बीजेपी? देखिए, ये कोई सियासत में कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होती है। आजकल की सियासत चूंकि इसमें कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए लोग इमीडिएट फायदे के लिए साथ ले लेते हैं और इमीडिएट फायदे के लिए साथ छोड़ देते हैं। तो ये है कि ये हमारे आगे फायदा होगा इसलिए अभी इसको नुकसान मत करो, इसने पहले हमारा फायदा किया था इसलिए अभी इसका नुकसान मत करो। इतना कुछ सोचने समझने का आजकल जो है वो, जिसको हिडनबर्ग बोलते हैं ना, कि शॉर्ट सेलिंग का सियासत चल रही है, यानी फौरन का फायदा ले लो, आगे देखी जाएगी। जी, जी। तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि शरद पवार ने साजिश की है। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि लोग इस तरह का प्रश्न क्यों पूछते हैं, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। हो सकता है कि शरद पवार ने ये साजिश नहीं की और खुदा करे कि नहीं की हो, लेकिन ये प्रश्न दूसरों के बारे में नहीं पैदा होता और उनके बारे में पैदा होता है। उसका क्या कारण है ये मैंने आपको बताया, बस। ओके डॉक्टर साहब, ठीक है। हम थोड़ा सा अपने इस प्रश्न को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, जब महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अपनी टर्म भी पूरी कर लेगी, इसको कोई डरने का, गिराने उड़ाने का कोई डर भी नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से शान से इनका हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया था। पूरे महाराष्ट्र में ये लोग कहीं भी आ जा रहे थे, कोई इनका विरोध नहीं हो रहा था। ये अलग बात है कहीं कहीं वो लोकल बॉडी इलेक्शन में इनको वोट कम मिल रहे थे, बाई इलेक्शन में हार रहे थे, वो सब ठीक है, लेकिन इनकी सरकार स्टेबल थी, चल रही थी। तो ऐसी हालत में बीजेपी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो अजित पवार के ग्रुप को अपने साथ लाए और ला करके अपने जो 150 155 लोगों की जो फिगर था उसको और बढ़ा करके थोड़ा सा और उसको बढ़ाए? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी बीजेपी को? प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो है ये स्टेट की जरूरत नहीं है, राज्य की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ राज्य की सरकार को कोई प्रॉब्लम होता, कोई अस्थिरता होती, तब तो जो है वो अजित पवार को लाना वाली बात समझ में आती। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि राज्य सरकार एकदम स्थिर है और पूरी शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे को इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार थी वो भी खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही करार दे दिया। स्पीकर उनका अपना है, अभी फैसला उसको 90 दिन में लेना है तो 16 के बारे में फैसला कर देगा। तो इसलिए कोई संकट राज्य में नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि राज्य का जो इलेक्शन है, राजनीतिक संकट नहीं, विधानसभा से पहले जो है वो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब मैं आपको जरा सा लोकसभा की परिस्थिति बताता हूं। लोकसभा में महाराष्ट्र जो है वो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 48 जो है वो सीटें हैं। अब इनमें जो है वो एक सीट कांग्रेस की है, एक सीट एमआईएम की है और 4 सीट एनसीपी की है। एनसीपी की ये 6 सीट को छोड़ दो आप, तो पूरी 42 सीट एनडीए के पास है और वो एनडीए में बीजेपी की 23 है और शिवसेना की 18 है। अब आप ये देखें कि ये जो फर्क है 5% का, इनके वोट में भी 4.34 का फर्क है। तो अब अगर शिवसेना चली गई एमवीए में तो आप समझ लो कि एनडीए से 18 सीट कम हो। ठीक है, अब जो इलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने अपना पाला बदल लिया, लेकिन जनता ने तो पाला नहीं बदला है। तो पहला तो संकट एनडीए के लिए ये आया कि उनकी 18 सीटें जो है वो खतरे में आ गई। अब आप ये देखिए
कि शिवसेना को 23.5% वोट मिला था पिछली बार। अब अगर वो 23.5% वोट अगर आप एनसीपी और कांग्रेस के वोट में डाल दें तो 55.57 होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलता है तो वो कैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती है। तो अगर यही सिनारियो रिपीट हो जाए जो पिछली बार हुआ था और 55.57 वोट मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी के ऊपर तो बुलडोजर चल जाएगा। यानी उसको जो पिछली बार 42 मिली थी अगर 5-7 मिल जाए तो समझो कि उसकी किस्मत है। शिवसेना को जो 18% वोट आप दे रहे थे पिछली बार, जो आपने दिए पिछली बार, वो इस बार आप कैसे दे सकते हो जबकि शिवसेना के ज्यादातर अधिकतर लोग टूट करके इसके पास शिंदे के ग्रुप में चले गए हैं, तो कैसे शिवसेना को इतना ज्यादा वोट मिल सकता है? देखिए, शिवसेना के लोग वो नहीं हैं जो के इलेक्ट हुए, जो मंत्री बने, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो ईडी से डरते हैं और जो और पैसा कमाना चाहते हैं। शिवसेना जो है वो एक बड़ी पार्टी है जिसका एक बहुत बड़ा जन समर्थन है। वो लोग मंत्री नहीं बने, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, वो ईडी से नहीं डरते। तो जो डर इन नेताओं को, इन मंत्रियों को, इन विधायकों को बीजेपी के पास लेके गया है, वो डर शिवसेना के वोटर्स को नहीं है, मतदाताओं को नहीं है। तो ये कह देना कि ये उनके रिप्रेजेंटेटिव चले गए तो सब भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चले जाएंगे, ये बात सही नहीं है। इसलिए कि उनके पीछे ये मतदाता इसलिए आए थे कि इनके आगे उद्धव ठाकरे थे। वो तो उद्धव ठाकरे, ये लोग उद्धव ठाकरे और मतदाताओं के बीच में थे। अगर उद्धव ठाकरे नहीं होते तो क्या उनको उतने वोट मिलते और ये सब जीतते? नहीं जीतते। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जून के अंदर, पिछले महीने सकाल ने एक सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 33.8% वोट मिल रहा है और उसके साथ जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको 5.5% वोट मिल रहा है। अब दूसरी तरफ आप आइए तो ये सर्वे बताता है कि कांग्रेस को 19.9% वोट मिल रहा है, एनसीपी को 15.3% वोट मिल रहा है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 12.5% वोट मिल रहा है। यानी आप एनडीए का वोट देखें, शिंदे का और बीजेपी का, तो वो 39.3% बनता है। जबकि आप पीडीए का वोट देखें यानी एमवीए का वोट देखें तो वो 47.7% होता है। तो जब हमारे यहाँ है कि फर्स्ट पास सिस्टम है, जो पहले क्रॉस करे वो जीत जाता है। तो अगर दो पार्टी के बीच में 8% का फर्क हो जाए, यानी दो गठबंधन के बीच में, तो जो गठबंधन को 8% ज्यादा मिलता है उसको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाती है। आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आमतौर से लोग ये कहते हैं कि मोदी जब आते हैं तो मोदी का चेहरा जो है वो पूरा सिनारियो बदल देता है। तो सकाल के सर्वे में ये सवाल भी लोगों से किया गया कि भाई कितने लोग मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। तो 42.1% लोगों ने कहा कि हम दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, जबकि 41.5% लोगों ने कहा कि हम मोदी जी को दोबारा नहीं देखना चाहते। अब आप देखिए कि सुबह से शाम तक हमारा मीडिया मोदी जी को दिखाता है, G20 के पोस्टर सारी दुनिया में लगे हुए हैं और उठते बैठते मोदी मोदी होता है। इसके बावजूद अगर 41.5% लोग ये बोलते हैं कि हम उनको दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहते। दूसरी बात यह है, उसी सर्वे में 16.4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमको नहीं मालूम, वो आए ना आए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये कि वो 16% लोग जो है वो मोदी के समर्थक नहीं है। अब अगर वो 16% में से
8-9% जो है वो एमवीए के साथ चले जाते हैं लोकल लीडरशिप की वजह से या जात पात की वजह से। तो इसका मतलब है कि मोदी का चेहरा ये भी बात जो है वो काम नहीं आएगा। ये आपने जी। सकाल सकाल के सर्वे के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से ये लोगों अब ये बात रखी कि कितना परसेंट वोट किसको किसको मिलना है। लेकिन मेरा सवाल कि क्या ये बस इत्तेफाक है कि 27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं 27 जून को। इस आरोप के 4 दिन के बाद 2 जून को महाराष्ट्र में उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक, बड़े बड़े विधायक पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आ जाते हैं और आते ही नहीं बल्कि मंत्री भी बन जाते हैं और फडणवीस के लेवल के मंत्री बनते हैं। क्या ये आपको बस ऐसे इत्तेफाक लग रहा है या इसके पीछे कुछ कोई प्लानिंग है? देखिए, मैं इसको इत्तेफाक समझता हूँ, इसलिए कि अगर इसके पीछे प्लानिंग होती तो मोदी जी वो नहीं बोलते। मोदी जी ने, देखिए मोदी जी ने वो जो इस भाषण का आप हवाला दे रहे हैं उसके अंदर मध्य प्रदेश में वो भाषण हुआ, उसमें उन्होंने सारे भारत में पेट्रोल का प्राइस बताया लेकिन मध्य प्रदेश का नहीं बताया। वो प्लानिंग थी, इसलिए कि अगर वो बताते तो सबको मालूम पड़ जाता कि सबसे महंगा तो पेट्रोल वही बिक रहा है जहां पे वो भाषण दे रहे हैं। तो सही बात प्लानिंग के तहत जो है वो बातों को जो अपने खिलाफ जाने वाली है उनको है। छुपाया जाता है। अब उसी अगर उसी इनकी प्लानिंग होती तो मोदी जी जो है वो एनसीपी, भाई एनसीपी वालों को लेना है, उन्हीं भ्रष्ट लोगों को मंत्री बनाना है, लोग उन्हीं वीडियो को फैलाएंगे और बोलेंगे। तो इसलिए अगर इनकी प्लानिंग होती तो मोदी जी वो वाक्य नहीं कहते। देखिए, धमकी देने के लिए आपको पब्लिक मीटिंग में जाके धमकी देना जरूरी नहीं, अकेले में धमकी दी जाती है कि भाई देखो आपकी ये फाइल आ गई है, अब आप क्या चाहते हो। तो मोदी जी ने बगैर प्लानिंग के, बगैर सोचे एनसीपी के बारे में ये बात नाम लेके कह दी और उसके बाद उनको 4-5 दिन के बाद 27 से 2 के बीच में उनको अपनी बात को जो है वो वापस लेना पड़ा। तो ये बताता है कि बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत बड़े चाणक्य बैठे हैं और बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं और ये तो एक 50 साल के बाद की सोच रहे हैं और 100 साल के बाद की सोच रहे हैं। ये लोग तो भाई 2 दिन के बाद की भी नहीं सोचते। इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि आज हम जो है वो कुछ चूकेंगे तो कल हमको चाटना पड़ेगा। तो ये, इससे मैं समझता हूं कि वो एक इत्तेफाक था। उस वक्त वो बोलने में फायदा था तो बोल दिया, इस वक्त उनको लेने में फायदा था तो ले लिया। यही मैं आपसे कह रहा था कि आजकल जो राजनीति चल रही है ये इंस्टेंट फायदे की राजनीति है और इंस्टेंट नुकसान की राजनीति है। एक प्रश्न, जो सिनेरियो भी महाराष्ट्र में बना है, राष्ट्रवादी टूटी, शिवसेना टूटी, बीजेपी के साथ आए, मिलकर के सरकार चला रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। इस सिनेरियो का, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इसका देश के राजनीति पर आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है क्या आपको? देखिए, असल में इसका तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका असर तो राज्य पे पड़ेगा और इसके नतीजे में जिस तरह से पहले उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिल रही थी उस तरह से शरद पवार को सहानुभूति मिलेगी और बहुत सारे वोटर जो कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में थे, उनका झुकाव जो है वो इन दोनों की तरफ, जिनसे उनकी सहानुभूति बढ़ रही है, उनकी तरफ हो जाएगा और इसका असर राज्य पे पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने ये जो किया है, ये एक नेशनल लेवल पर जो यूनिटी हो रही है, जो एकता हो रही है अपोजिशन पार्टियों की, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया है। देखिए, आप ये समझें कि महाराष्ट्र के बाद 2 राज्य ऐसे हैं जहां से कि बड़ी संख्या में सांसद आते हैं। उनमें से एक बिहार है और दूसरा बंगाल है। तो मैं आपको इन दोनों का भी थोड़ा सा विश्लेषण करके बता दूं। बिहार में कुल 40 सीट है, टोटल 40 सांसद वहां से आते हैं और पिछले इलेक्शन में यानी 2019 में 39 सीटें एनडीए की आई थी।
39। 39। ओके। और खाली एक सीट जो है वो चली गई थी कांग्रेस को। तो ये जो चीज है, और उनको पहले के मुकाबले 9 सीटों का फायदा हुआ था, यानी 2014 में वो 30 जीते थे और एनडीए 2019 में वो 39 जीत गए। एनडीए को, और उनको जो टोटल वोट मिला था वो था 53.25%। इसके मुकाबले जो महागठबंधन था, आप ये देखें कि उसको भी 30.76% वोट मिला था। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए थे, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट पार्ट सिस्टम है, तो उनका 30.76% वोट उनके किसी काम नहीं आया और वो एक सीट पर सिमट के रह गया। अब आप ये देखिए कि थोड़ा सा आप डिटेल में जाइए, एनडीए का ब्रेकअप देखिए। तो एनडीए के ब्रेकअप में बीजेपी को 23.58% वोट मिला था और उसका 5.82% वोट घटा था। यानी इससे ये बात समझ में आती है कि बीजेपी का जनाधार जो है वो बिहार में घटा मोदी के 5 साल की सरकार के बाद। लेकिन फिर भी वो 17 सीटें जीत गई, जो पहले से 5 कम थी। यानी 2014 में बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी ने 22 सीट जीती और 2019 में नीतीश कुमार के साथ आने के बावजूद या नीतीश कुमार को साथ लेने के बावजूद 5 सीट घट गई उनकी और वोट परसेंटेज भी 5-6% घट गया। अब आप देखिए जनता दल यू का क्या हुआ। जनता दल यू ने जो है वो 21.81 यानी 22% वोट हासिल किए और उसका 6% वोट बढ़ गया। यानी बीजेपी का जितना वोट घट रहा है उतना जेडीयू का वोट बढ़ रहा है। और आप ये देखिए कि वो 2014 में सिर्फ 2 सीटों पर जीती थी और 2019 में वो 16 पे जीत गई, यानी 14 सीट उसको ज्यादा मिल गई। इसका मतलब यह कि नीतीश कुमार का जो लोकप्रियता है वो 5 साल में बहुत तेजी से बढ़ी और बीजेपी की लोकप्रियता जो है वो तेजी से घटी। आप देखें लोक जनशक्ति पार्टी है, उसने सिर्फ 8% से भी कम 7.86% वोट लिया, 1.5% वोट बढ़ा बीजेपी से अलग होने के बावजूद। लोक जनशक्ति जो है वो एनडीए से अलग हो गई थी, इसके बावजूद उसका वोट भी बढ़ा और उसकी 6 की 6 सीट इंटैक्ट रही। यानी बीजेपी से अलग होने से लोक जनशक्ति पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बात भी पिछले इलेक्शन में सामने आ गई। अब आप देखिए कि आरजेडी को जो है वो 15.36% वोट मिला और उसमें 4.74% की कमी आई। कांग्रेस जो है वो और उसकी 4 सीटें कम हो गई पिछली बार। कांग्रेस को 7.7% वोट मिला, थोड़ा सा बढ़ा 0.7% और उसको 1 सीट मिली। अब नीतीश कुमार ने जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस और आरजेडी के साथ आ गई। अब ये दोनों लोग अगर साथ में आ जाते हैं तो आप ये देखें कि बीजेपी का जो 23% वोट है वो उसकी क्या हाल होगा और वो जो पिछली बार उसने सीटें जीती थी वो कैसे जीत सकेगी, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। यानी बीजेपी का महाराष्ट्र में जो बुरा हाल है उससे ज्यादा बुरा हाल जो है वो बिहार में हो जाएगा अगर नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस, बल्कि अभी तो कम्युनिस्ट भी जिनका 2-3% वोट है वो भी उनके साथ हो गए। तो ये एक बहुत परेशान कुन बात है। उसके बाजू में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में 2014 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी, लेकिन 2019 में वो जो है वो बढ़ के 18 पे पहुंच गई, यानी 16 सीटें उसने ज्यादा जीत ली। लेकिन अब क्या समीकरण है? अब समीकरण यह है कि तृणमूल और कम्युनिस्ट और कांग्रेस ये लोग एक साथ जो है वो पटना में बैठे थे। आप इन तीनों का वोट मिला लें तो वो 55.7% होता है। अब आप सोचिए कि अगर बंगाल में 55.7% वोट एक तरफ हो जाए तो बेचारी बीजेपी वो जो पहले 2 सीट जीती थी ना
2014 में, वो 2 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर है, बिहार में जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर है, और बंगाल में। तो इन 3 सूबों का जो नुकसान है उसी को आप जोड़ें तो वो तकरीबन 55-60 सीट का फर्क है। तो आप ये सोचिए कि बीजेपी की अगर नींद हराम नहीं होगी इस पीडीए के गठबंधन की वजह से, तो किसकी नींद खराब होगी। और अगर वो इस तरह की गलतियां नहीं करेगी जिस तरह से कि महाराष्ट्र में की, आपने बताया कि 3 दिन पहले सबसे भ्रष्ट कह दिया, 3 दिन बाद उनको मंत्री बना लिया, तो कौन करेगा ऐसी गलतियां। जब इंसान परेशान होता है तो गलती करता है, और जब गलती करता है तो अपने शत्रु को फायदा पहुंचाता है, और यही बीजेपी कर रही है। डॉक्टर साहब, दूसरा एक आपने बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया। अब हम फिर महाराष्ट्र की राजनीति पर हम आते हैं एक बार फिर। अभी शरद पवार के सामने क्या ऑप्शन है, अब क्या करेंगे वो, जबकि उनके बड़े दिग्गज के साथ ही साथ छोड़ के चले गए। ऐसी हालत में उनके पास उनका तो एक राइट हैंड हुआ करता था अजित पवार, वो चला गया, छगन भुजबल चले गए, हसन मुशर्रफ चले गए, इसमें जो 7-8 लोग गए वो बड़े क्रीम थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। शरद पवार अब अकेले पड़ते दिख रहे हैं। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है किस तरह पार्टी को दोबारा खड़ी कर पाएंगे? देखिए, इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि ये लोग, मतलब इनकी जो सियासत, इनकी जो राजनीति थी, वो शरद पवार पर निर्भर थी या शरद पवार की राजनीति इन पर निर्भर है। इस सवाल का अगर आप जवाब तलाश करें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि ये सारे लोग जो है वो शरद पवार पर निर्भर हैं अपनी राजनीति के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से शरद पवार को वोट मिलता था, बल्कि शरद पवार की वजह से इनको वोट मिलता है। अजित पवार का जहां तक सवाल है, अजित पवार बहुत एम्बिशियस आदमी है, और उन्होंने 2019 में जो है वो शपथ ग्रहण किया। उसके बाद जो है वो लोग ये कहते हैं कि जो शरद पवार ने रिजिग्नेशन दिया था, त्याग पत्र दिया था, वो भी इसलिए दिया था कि उस वक्त जो है वो अजित पवार जाना चाहते थे, लेकिन ये दबाव बनाने के लिए कि भाई वो ना जाएं। यानी ये मैसेज दें, जब पूरी पार्टी खड़ी हो गई शरद पवार के साथ कि आप जो है वो त्याग पत्र मत दीजिए, इसका मतलब शरद पवार ने ये मैसेज दिया कि लोग ये कहते हैं कि ठीक है आप बुजुर्ग हो गए हैं तो आप जो है वो अजित पवार को बना दीजिए, या आप जो है वो पटेल को बना दीजिए और आप आराम कीजिए। तब तो आप कह सकते थे कि पार्टी को शरद पवार की जरूरत नहीं है और जो है वो ये लोग पार्टी चला लेंगे। लेकिन पार्टी ने ये कहा कि आप जो है वो रिजाइन मत कीजिए, और उसके बाद फिर शरद पवार ने अपना त्याग पत्र वापस लिया और फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाते वक्त भी उन्होंने जो है वो अजित पवार को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया। इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि भाई चूंकि वो अपोजिशन लीडर है, लेकिन उसका मैसेज ये था कि उनकी जो रीच है, उनकी जो पहुंच है, उनका जो प्रभाव है, वो महाराष्ट्र की हद तक है, पूरे देश में नहीं है। पूरा देश नहीं जानता अजित पवार कौन है और क्या बेचते हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको महाराष्ट्र में रखा और वो पद नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उनमें से एक का बगावत करना, ये यकीनन शरद पवार की जो नीति है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, ये उसके खिलाफ। अगर उनको ये अंदाजा होता कि वो प्रफुल्ल पटेल भी चले जाएंगे, या ये है कि जो लोग साजिश की बात करते हैं कि प्रफुल्ल पटेल को भी भेजना पड़ेगा, तो वो जो है वो उनको कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ सुप्रिया सुले को ही से काम चला लेते, या ये है कि दूसरे जो लोग उनके साथ हैं उनमें से किसी को बनाते। तो ये तो सिचुएशन है। लेकिन शरद पवार इससे पहले कई बार अपनी पार्टी को अपने बलबूते पर खड़ा कर चुके हैं। 2019 से पहले भी मुझको याद है देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई एनसीपी के कुछ लोग टूट के बीजेपी में आ गए थे उस वक्त।
तो इन्होंने कहा था कि भाई अभी जल्दी एक दिन ऐसा आएगा कि जब एनसीपी में अकेले शरद पवार रह जाएंगे और उनके अलावा कोई नहीं रहेगा। ये जुमला मैंने खुद उनका वीडियो पे सुना है। तो मतलब इतनी कमजोर हो गई थी एनसीपी में। लोग बताते हैं कि 16-17 जो है वो विधायक बच गए थे, लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन के बाद उनकी तादाद बढ़ के 54 हो गई, 55 हो गई, जो भी हो गई। तो शरद पवार जो है वो अपनी पार्टी पे और पार्टी से ज्यादा जो लोग हैं, जो जनता है, उन पर उनका इम्पैक्ट है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जब ये नया समीकरण एमपीए का बना, तो शरद पवार ने 11 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई किया था कि जहां वो शिवसेना और कांग्रेस के वोट से एनसीपी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं। और उन्होंने उन 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा करना भी शुरू कर दिया था और वो चाहते थे कि बहुत पहले वहां पर कैंडिडेट अनाउंस हो जाए, ताकि जो आदमी वहां का कैंडिडेट हो उसको लोगों के बीच में जाने का, लोगों की सेवा करने का या लोगों में चर्चित होने का मौका मिले। तो शरद पवार इस प्लान पे काम कर सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खान साहब, आपने हमारे प्रश्नों का बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिया। हम फिर बहुत जल्द आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।